क्या आप जानते हैं कि इंडिया में ज़्यादातर वुमेन अर्न तो करती हैं लेकिन उनका इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। वो बजटिंग में बहुत अच्छी होती हैं, सेविंग करती हैं, घर के जो हाउस होल्ड खर्चे होते हैं उनको बहुत अच्छा मैनेज करती हैं, पर जब कभी स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड या फाइनेंशियल प्लानिंग की बात आए तो वो बैक सीट ले लेती हैं। तो ऐसा क्यों है? क्या उनको इंटरेस्ट नहीं है, या डर लगता है, या कोई नॉलेज की कमी है, या वो ऐसे कंडीशनड हैं कि ये चीज़ें तो मैन के लिए ही हैं? लेकिन ये एक मिथ है और इस एपिसोड में हम ये मिथ को दूर करेंगे। मेरे साथ हैं एक्सपर्ट जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में मोर देन 2 डिकेड्स रहे हैं। सो वी वेलकम मनोज श्रीवास्तव। थैंक यू। तो मोस्टली इंडिया में जो वुमेन हम अपने सर्कल में देखते हैं, फ्रेंड्स में देखते हैं कि वो अपने इन्वेस्टमेंट को लेके इनिशिएटिव नहीं लेती हैं, या उनको ऐसा लगता है कि बैंक है, बैंक में कर दिया तो हो गया इन्वेस्टमेंट, जबकि जो वेल्थ क्रिएशन है वो केवल बैंक एफडी से नहीं होता है। तो ऐसा क्या आपको भी इस जो आपका एक्सपीरियंस रहा, क्या ऐसा लगा कि विमेन कम इंटरेस्ट लेती हैं? ये लगभग वैसी चीज़ है जैसे कि अगर मैं इसको 2 पार्ट में बोलूँ, जैसे जो हम लोगों की जनरेशन, हम लोगों की एज ग्रुप वाली जनरेशन है, और जो है भी नई जनरेशन, बच्चों की जनरेशन आ रही है। बच्चों से मतलब जो 30s के आसपास है। तो अगर जो हम लोग की जनरेशन की बात करें तो जैसे एक नॉर्मल सीन बना था कि मेन किचन के काम में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे, और भी जो है वो मानते हैं कि भाई वो तो विमेन का है, और विमेन भी उसको मानती हैं कि ये मेरा ही है। बहुत बहुत कम परसेंटेज होगी जो कि उनको मालूम हो कि चीज़ें कैसे कुक होती हैं, कैसे मसाले पड़ते हैं, कैसे ऑयल पड़ते हैं। वो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, न्यूज़ देखेंगे, कुछ काम करेंगे, बिजी ये जिसको शौक है वो कर लेगा, परसेंटेज पर बहुत हाँ, कम है। बहुत कम है। परसेंटेज बहुत कम है। लगभग वही चीज़ इन्वेस्टमेंट्स पे आ जाती है, जैसे कि एक अनसेड सा हो गया है कि भाई इन्वेस्टमेंट्स का जो काम है वो हस्बैंड करेंगे, मेन करेंगे, फादर करेंगे, ब्रदर करेंगे, जहाँ पे अगर मान लीजिए वो सिंगल भी हैं, और ये हमारा काम नहीं है। तो अब जब काम नहीं है, ये एक साइकोलॉजी बन गई, तो फिर उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ हो, कोई आर्टिकल हो, कुछ टीवी पे चल रहा हो, फिर विमेन इंटरेस्ट नहीं कम लेती हैं। परसेंटेज बहुत कम है वो। अभी हम उसी जनरेशन वाले की बात कर रहे हैं, जो कि आप समझो कि वो लेडी जो कि 45 अराउंड है या 40 प्लस है, ये मैं मान लूँ। अब उसमें फिर जब इंटरेस्ट नहीं ले रही तो फिर इस एक्सटेंट तक है कि उनको पता भी नहीं है कि मेरे हस्बैंड का, मेरी फैमिली का इन्वेस्टमेंट है कहाँ। बहुत केसेस हैं हम लोगों के सर्किल में, आपके सर्किल में, सब कुछ बहुत अच्छा है। यह सीन पर्सनली कि वो लेडी बहुत होशियार हैं, बहुत हर तरीके से बहुत होशियार हैं, अलर्ट हैं, पूरी सोसाइटी के बारे में सब कुछ पता है उनको, बट व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट्स उनका लगता भाई ये तो हस्बैंड देख लेंगे। मतलब कई बार चूंकि हम लोग अपने क्लाइंट से डील करते हैं, और सर्किल में भी देखते हैं, फ्रेंड्स में भी, कि अगर कोई मेरे पास आया और इन्वेस्टमेंट्स की बात शुरू की, और वो हस्बैंड वाइफ दोनों हैं, तो वो हस्बैंड मेरे से बात करता रहेगा, वाइफ उसकी तरफ इंटरेस्ट भी नहीं लेगी। वाइफ तुमसे बात कर रही होगी कि भाई कहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं, कहाँ पर घूमने चल सकते हैं। वो एक साइकोलॉजी बन गई, साइकोलॉजी है। पर इससे मैंने देखा है कि सर्कल में काफ़ी लोगों को अक्सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कभी कभी कुछ ऐसा सिचुएशंस बन जाती हैं जब वाइफ के ऊपर ही सब लोड आता है, और तब उनको जब कुछ नहीं मालूम होता है या पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तब वो काफ़ी फेस करती हैं प्रॉब्लम को। तो ऐसी सिचुएशन देख के लगता है कि काश कि इन्होंने पहले से थोड़ा सा भी ध्यान दिया होता तो मे बी कि उस सिचुएशन को वो बेटर हैंडल कर सकती हैं। नहीं, वो तो प्रॉब्लम इतनी बड़ी सी है कि, और अभी हम लोग जो 40 से नीचे वाले हैं, 30-35, उसको सेपरेटली बात करेंगे। वो इस एपिसोड में करें, अगले में करें, वो देख लेंगे।
अभी कॉन्क्रीट केस है, नाम तो हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते। मेरे एक फ्रेंड है जो बहुत सीनियर पोजीशन पे एक बैंक में सीईओ थे और दूसरे कंट्री में थे। उनकी वाइफ वहाँ थी, यानी कि वो सब पूरी तरीके से सब कुछ समझती थी, भाई इतने सालों से विदेश में रह रही थी, हस्बैंड सीईओ थे उस बैंक के, सब कुछ था। बट एज यूजुअल वो इंटरेस्ट नहीं लेती थी और हस्बैंड लेते थे। अभी कुछ प्रॉब्लम हो गई, अब उनको वाइफ को कुछ पता ही नहीं, कुछ भी नहीं पता है कि कहाँ पर क्या चीजें हैं। तो ये दोनों तरह से प्रेशर क्रिएट करता है। प्रेशर हस्बैंड पर भी क्रिएट करता है कि उसको हर वक्त ये रहता है कि भाई ये तो इंटरेस्ट ले नहीं रही, इनको कुछ पता नहीं है, तो उसको एक टेंशन रहता है। पर ऐसा भी होता है ना कि कई बार उस जनरेशन की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर मेन के मन में ये फीलिंग होती है कि वाइफ्स को इसकी क्या ज़रूरत है जानने की, जब हम तो देख ही रहे हैं। वो भी, और वो कभी कभी नहीं भी बताना चाहते हैं, नहीं भी डिस्क्लोज करना चाहते हैं। दोनों तरह से है। वाइफ इंटरेस्ट नहीं ले रही है, ये भी एक इशू है। हस्बैंड भी बहुत कीन नहीं है, कई कॉम्बिनेशन बनेंगे। वाइफ कीन है, हस्बैंड कीन नहीं है, उसका लगता मैं देख तो रहा हूँ, कहाँ चक्कर पड़ोगी। वाइफ कीन नहीं है, हस्बैंड कीन है, तो मामला अटक जाता है जाकर के। अब उससे क्या होता है कि चलिए वो तो एक एक्सट्रीम सिचुएशन हो गई कि भाई किसी वजह से हस्बैंड नहीं रहे और वाइफ पे पूरा आ गया, ये तो खैर एक एक्सट्रीम सिचुएशन है ही। इवन इस सिचुएशन को हटा दें, जब नॉर्मल लाइफ चल रही है उस केस में भी देखिए नॉर्मली हस्बैंड ज़्यादा बिजी होते हैं, वाइफ कंपैरेटिवली जॉब नहीं कर रही हैं तो भी बिजी हैं क्योंकि घर हैं, बच्चे हैं, फैमिली है, बट तब भी थोड़ा तो प्रेशर कम होता ही है, थोड़ा वर्किंग आवर्स उनको ज़्यादा मिल जाते हैं अगर वो हाउस को मेंटेन कर रही हैं, है ना। अब अगर वो इंटरेस्ट लें, इनफैक्ट इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा और 2 मिनट ज़्यादा लगा के बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट पर कोई भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है। मैं सबसे कहता हूँ कि भाई आप 8 से लेके 12 घंटे 10 घंटे दिन के लगाते हैं अपनी जॉब पे, और जैसा जिसका है 5 डे वीक है, 6 डे वीक है, आप लगाते हैं और खूब दिल से लगाते हैं, खूब मेहनत करते हैं। अगर महीने में 4 घंटे भी वो अपने पोर्टफोलियो को देख लें, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, एक प्रॉपर प्लानिंग कर लें। कोट मोटिवेशन में चलता है ना कि इफ यू आर फेलिंग टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल। इन्वेस्टमेंट पे नॉर्मल क्या होता है, अभी वाइफ को 1 मिनट के लिए हटा दीजिए, विमेन को हटा दीजिए, तो क्या होता है, किसी ने कुछ बता दिया, किसी फ्रेंड ने बता दिया, कहीं कोई और आपको कोई एजेंट मिल गया उसने बता दिया, अब कुछ नहीं है तो बैंक एफडी में डाल दिया। अब जैसे आज की बात करनी, जिस तरह हम लोग शूट कर रहे हैं, मार्केट फॉल कर रहा है, ट्रम्प साहब आ गए, कुछ ना कुछ होता रहेगा, ट्रम्प के आने से ज़्यादा हो सकता है, किसी के ना आने से कम हो सकता है, बट ये फ्लक्चुएशन चलता रहता है। उतना बैंक एफडी में लगा दो। ये भी अवेयरनेस की कमी है बिल्कुल मेन की। अगर वो पर्सन मेल मेंबर भी थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा ले, महीने में एक संडे मान लीजिए छुट्टी का पूरा इसी पे कर दे, या 15 दिन पे 4 घंटे दे दे, या हफ्ते में 2 घंटे दे दे, और अपनी प्रॉपर प्लानिंग कर ले, उसकी जो नीड्स हैं उसको प्लान कर ले, उसका रिटायरमेंट कब ड्यू है, आज जितना खर्चा उसको घर चलाने में हो रहा है, जब रिटायर होगा 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल के बाद में तो कितना खर्चा आएगा, आज कितने पैसे हैं, कितने पैसे उस वक्त होने चाहिए। आज अगर घर 50,000 रुपये महीने पे चल रहा है और 20 साल बाद रिटायरमेंट है, तो आज जो 50,000 रुपये में घर चल रहा है, 20 साल बाद 50,000 रुपये में तो नहीं चलेगा। सिंपल है, कैलकुलेटर उठाइए, कोई बहुत आपको एक्सेल शीट वो सब नहीं चाहिए, आप एक्सेल पे कर लें, बहुत अच्छी बात है, कैलकुलेटर उठाइए,
भाई आज 50,000 रुपये होता है, 4% का इन्फ्लेशन लगता है, तो 50,000 इंटू 1.04 फॉर्मूला लगा दे और उसको ड्रैग कर ले, या तो एक्सेल पे या कैलकुलेटर पे, तो यू विल कम टू नो कि नहीं भाई आज जो 50,000 चाहिए 20 साल बाद 1 लाख चाहिए, 1.5 लाख चाहिए, वॉटेवर। अब देख लें कि भाई मुझे 1 लाख चाहिए या 1,25,000 रुपये चाहिए, उसको उल्टा वर्कआउट कर लें। या आप देख लें कि उस वक्त आप मानिए कि भाई आप 10% अर्न कर पाएंगे, 10% मैं बहुत सिंपल लेके चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आपने कहा भाई देखो मेरे को आज 50,000 चाहिए होते हैं, 20 साल बाद या 15 साल बाद 1,25,000 रुपये महीने चाहिए, 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी हुआ 15 लाख रुपए हुआ, और उसको वर्कआउट कर लिए भाई मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए। ये फिगर सब मैं बड़ी एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, इस फिगर पे कोई एक्यूरेसी वो आप चेक करें बैठ करके। तो आप देख लें कि भाई मेरे पास इतने पैसे हैं, मुझे यहाँ पहुँचना है। हम 2-2 घंटे बैठ के मैच देखते हैं और बिल्कुल लग जाते हैं यार, इतने ओवर बाकी हैं, इतने रन बनाने हैं, ये रन रेट से कैसे होगा, हो पाएगा। पॉलिटिक्स कितनी डिस्कस और उसके बाद करते हैं, सब कुछ होता है। अब नहीं हो पाएगा क्योंकि अब तो रन रेट इतना ज़्यादा हो गया, 8 रन थोड़ी ना बन पाएंगे। वो एक मैच वाला टाइम अगर आप ये लगा लें कि आप 40 या 45 साल के हैं, 60 साल पे रिटायर होंगे, 15 साल बचे हैं, यानी 15 ओवर बचे हैं, इतना आपको स्कोर करना है बिल्कुल, और रन रेट देख लीजिए और अकॉर्डिंगली वर्कआउट कर लीजिए। तो हम लोग सचिन तेंदुलकर को या जो भी इस वक्त होंगे उनको तो सजेस्ट करते हैं, ऐसे अगर बैटिंग पहले से करता रहता तो देखो जीत जाता। और अपनी प्लानिंग में, इन्वेस्टमेंट में हम वो टाइम नहीं लगा रहे हैं, बैंक एफडी में कर दिया, कहाँ टाइम है। अब जब ये एक साइकोलॉजिकल एक एंगल बना हुआ है तो एक तो कहीं ना कहीं वो वाइफ पर भी आ जाता है, और वाइफ को तो वैसे भी लग रहा है कि भाई इनको देखना है, मैं तो अपने बहुत सारे कामों में बिजी हैं। तो वो काफी बड़ा एक तरह से वैक्यूम डेवलप हो जाता है। तो नाउ कमिंग बैक टू वेयर वी लेफ्ट, कि थोड़ा सा टाइम अगर ज्यादा हो रहा है, वो वर्किंग नहीं है, जॉब में नहीं है, तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगा सकती है। अगर हस्बैंड टाइम लगाता तो बेटर प्लान करता, बैंक एफडी जो 6-7% की है उसको अगर बेटर प्लान करता तो वो 2% ज़्यादा रिटर्न अर्न करता। वाइफ और लग गया, उसके पास थोड़ा टाइम ज़्यादा है, मैं ये मान रहा हूँ, तो वो आधे घंटे पेपर देखे, बिजनेस पेपर देखे, कुछ और समझे, कुछ बहुत आजकल यूट्यूब पे और बिजनेस न्यूज़ चैनल में मतलब भर की चीज़ें मिलती हैं, हस्बैंड को भी थोड़ी हेल्प मिलेगी, और अगर रिटर्न बढ़ता है 0.5%, 1%, 1.5%, तो फैमिली की वेल्थ बढ़ती है, आपको मॉडलिटीज मालूम होती हैं, और उसके एंगल से यू आर बेटर ऑफ। आपकी फैमिली का पैसा बढ़ गया, वेल्थ बढ़ गया, जो आप कर सकते हैं वो नहीं कर रही हैं। उनके ये डिस्कशन हम दोनों को शामिल कर रहे हैं, हस्बैंड को भी जितना करना चाहिए मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट डू, और वाइफ तो और कम करती हैं। तो इस जगह यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो विमेन सपोज केवल घर का काम देख रही हैं, मतलब घर को मेंटेन कर रही हैं और उनके पास टाइम है, तो वो अगर इस तरह से लग के अपनी रिटर्न को बढ़ा देती हैं तो एक तरह से वो भी तो अर्निंग ही हो गई। आप घर में बैठ के अपने ही फंड से आप अपनी अर्निंग बढ़ा रहे हैं, पूरी तरह से अर्निंग हो गई वो। भाई जो एक बहुत बड़े इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला जी का नाम आता है, तो अपने पैसे से यही इन्वेस्टमेंट ही तो करते थे। वॉरेन बफेट साहब का नाम आता है, चलिए थोड़ा डिफरेंट है, बट आप अपने पोर्टफोलियो में जो भी पैसे आपके पास में है, आपके पास 25 लाख है, 50 लाख है, 1 करोड़ है, 10 करोड़ है, जो भी आपके पास में है, उसके हिसाब से अगर आप लग जाती हैं तो एक तो आपने रिटर्न बढ़ा लिया, आपने घर बैठे बैठे ही हो सकता है जितना जॉब में आपके हस्बैंड कमा रहे हैं उतने पैसे आप अर्न करने लगे, मे बी मोर, तो फैमिली का पैसा बढ़ गया और वो एक सेटिस्फेक्शन भी मिलता है कि हम कुछ कर रहे हैं ऐसा। तो एक तो ये पैसे का एंगल हो गया। दूसरा, जब करेंगे अपने हाथ से तो आपको सारी चीजें मालूम है। अभी अगर मैं कह दूं कि भाई किसी को इन्वेस्ट करना है, ठीक है, इन्वेस्ट करना है,
बट हो सकता है वो फॉर्म ही नहीं भर पाए, ऑफलाइन किसी तरह भर पाए तो ऑनलाइन नहीं भर पाए, कहाँ पर जाना है, किस पर्सन से मिलना है, वही नहीं कर पाए। कैसे उसको आधार और आपका पैन कार्ड और वो सब यूज, फिर धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट आने लगेगा। वो चेंज आते हैं, अभी आधार को ऐसे कर लो, पैन को ऐसे कर लो, इसको ऐसे लिंक कर लो, वो सब आप हस्बैंड की तरफ खिसका देती हैं, राइट, वो आप करने लगेंगे, वो खुद कर लेंगे। हाँ। और फिर कभी कोई ऐसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आई, और ये तो फैक्ट ही है कि आगे पीछे दो में एक रहना है, एक पहले जाएगा एक बाद में जाएगा। तो अगर आप रह गई तो जो दुख है उनको जाने का अफसोस है, वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो फंड्स वाला है कम से कम वो तो आपको मालूम होगा भाई इस पैसे को मैं ऐसे निकाल सकती हूँ, अब ये सर्टिफिकेट देख करके ये पैसा मेरे पास ऐसे आ सकता है। वो भी केसेस हम लोग देख रहे हैं। हाँ, वो भी अभी एक केस हम लोगों ने देखा जिसमें उनके हस्बैंड चले गए, उन्होंने पैसा सेविंग्स बैंक में रखा हुआ था 2 करोड़ रुपए। जब मैंने अपने चैनल पे बोला तो कुछ कमेंट भी आए, ऐसा कौन करता है कि सेविंग्स बैंक में 2 करोड़ रखता है। पर होता है, बनाई हुई चीज नहीं है, देखी हुई चीज है। इवन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में भी बहुत लोगों ने शायद सुना भी नहीं होगा, या सुना होगा तो उनको लगता होगा हाँ ये कोई है, पर उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं मालूम। वो बैंक से इतना कंफर्ट जोन रहता है उनको कि उसके अलावा कुछ सोचने की, समझने की। सिचुएशन जो जिस कॉन्क्रीट केस की बात कर रहा हूँ, तो उनका सेविंग्स बैंक में 2 करोड़ रुपए पड़ा हुआ था, सालों से पड़ा था, उनको पैसे की जरूरत नहीं आ रही थी, बिकॉज सीनियर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, एक अच्छी पेंशन आ रही थी, ही वाज ओके। उन्होंने सेविंग्स बैंक में डाला, वो तो एक इशू है। उनकी वाइफ तो होम मेकर थी, और अब तो नेचुरली जब वो रिटायर्ड हो गए तो आप मान सकते हैं कि वो भी ठीक ठाक एज की थी, सीनियर सिटीजन थी, कोई बच्चों की भी ऐसी जिम्मेदारी नहीं थी, फ्री थी। अगर वो एक्टिव होती तो शायद वो सजेस्ट करती हस्बैंड को, अरे भाई सेविंग्स बैंक नहीं, कम से कम बैंक एफडी में डालो, और फिर बैंक एफडी नहीं तो थोड़ा सा परसेंटेज जो है म्यूचुअल फंड में डालो, और उसमें से भी थोड़ा परसेंटेज इक्विटी में डालो, थोड़ा डेट में डालो। नहीं किया तो ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं आई, उनको पेंशन मिल रही है, उनकी वाइफ है, उनको भी पेंशन मिलेगी। ये जनरेशन सबको तो पेंशन नहीं मिलती है, सबको तो अपने ही फंड से, पैसा तो पैसा ही है ना, काम चलाना है। उसमें अगर थोड़ा सा आप स्टडी कर लें, थोड़े से इस फॉर्म के बजाय वो फॉर्म भर लें, या ऑनलाइन इन्वेस्ट कर दें, और आपका रिटर्न 10%, 20%, 25% ऑफ व्हाट यू आर गेटिंग, अगर वहाँ आपको 6% मिल रहा है और यहाँ 9% मिल रहा है, तो मैं उसको 3% बढ़ावा नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा 50% बढ़ गया, 6 के बदले में 3 और मिल गया। तो वो एक है, और वो हम देख रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स को देख रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज के सीईओज और उस लेवल के जो उनके कंट्री हेड्स हैं उनके लेवल पे देख रहे हैं, मिड लेवल पे देख रहे हैं। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है इसकी तो एक अवेयरनेस जैसी क्रिएट करनी चाहिए कि एक एंगल कल को कुछ हो गया तो मालूम होना चाहिए, वो तो एक एंगल। दूसरा एंगल, जब सब नॉर्मल लाइफ चल रही है तो आपके बेटर पैसे क्रिएट होंगे, यानी कि आपकी अर्निंग बढ़ेगी। तीसरा, पैसे खाली पड़े हैं तो देश के काम भी नहीं आ रहे हैं। जो पैसा आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में या डेट म्यूचुअल फंड में डालते हैं, और वो फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड का पैसा जा करके शेयर्स खरीदते हैं कंपनियों के, नई कंपनियां आ रही हैं, उनको फर्दर पैसा चाहिए, जिसको हम लोग राइट इशू बोलते हैं, उसमें लग रहा है, तो आप उसको समझिए कि वो भी तो इकोनॉमी को इम्प्रूव करने में पैसा जा रहा है। आप कह सकते हैं बैंक में पड़ा, वो भी तो ठीक है, दैट इज ऑल्सो ओके, बट जो इक्विटी मार्केट में जा रहा है तो वो इकोनॉमी को भी तो इम्प्रूव कर रहा है, और इनडायरेक्टली आपको भी कर रहा है, आपको तो कर ही रहा है, आपको तो कर ही रहा है, डायरेक्टली कर रहा है, कंट्री को भी कर रहा है। अब लोगों ने गोल्ड लेके डाल दिया, ठीक है, वो 10% इज ओके, बाकी तो उससे तो कुछ भला नहीं हो रहा है, कंट्री को तो भला नहीं हो रहा है, सोसाइटी को तो भला नहीं हो रहा है, खुद को भी नहीं हो रहा है, गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है कि आपको, ठीक है वो उसमें रेट बढ़ते हैं,
लेकिन उतना रिटर्न नहीं आता है जो आपको इक्विटी मार्केट से आ सकता है। पिछले कुछ सालों में बढ़ गए हैं, लेकिन तब भी पॉइंट ये है कि आपको एक अवेयरनेस होनी जरूरी है। हम ये नहीं कह रहे हैं आप यूं कीजिए तो पूरा पैसा इक्विटी डाल दीजिए या ऐसे डाल दीजिए। हम यहाँ पे ये इस प्लेटफॉर्म पे ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, थोड़ा टाइम स्पेंड करें, समझने की कोशिश करें और रेगुलर बेसिस पे और कंट्री में क्या हो रहा है, इंटरनेशनली क्या हो रहा है। इनफैक्ट ये चीज़ें इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हैं कि आपको बच्चों का फ्यूचर भी तो बनाना है। जो यंग मदर्स हैं या जिनके बच्चे अभी करियर नहीं बना है, उनको भी तो मालूम होना चाहिए कि हो क्या रहा है वर्ल्ड अराउंड। बिल्कुल अनअवेयर हो के रहना, मुझे लगता है कि आज के सिनेरियो में शायद कुछ 25, 30, 40 साल पहले तो ये सब फिर भी ठीक था, लेकिन अब जो ऐसा टाइम आ गया है तो हर एक को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। अब एक जैसे एक व्हाट्सएप पे जोक चलता है, वो जोक है कि साहब मैं आराम से रह रहा था और मैंने फिर कुछ पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। अब मैं परेशान हूँ, यूएस में क्या हो रहा है, गल्फ में क्या हो रहा है, करेक्ट, ऑयल को क्या हो रहा है, ट्रेड डेफिसिट क्या है। ठीक है, एज ए जोक इट इज ओके। मैं इसको अब ये सारी चीजें सही हैं, बट मैं इसको सीरियस नोट पे ले रहा हूँ। क्योंकि आपने बैंक में डाल रखा था तो आपको ये चीज परेशान नहीं कर रही थी, बट अब ये तो वैसी चीज हो गई ना कि आपने खाना खाया और बैठ गया और आराम से सो गए, वे कुछ परेशान नहीं करे। ये वॉक पे जाना परेशानी है, जॉगिंग करना परेशानी है, योगा करना परेशानी है, और उससे आप यू आर गेटिंग फिटर। तो आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा है। आप कोई सट्टा नहीं कर लें जाके, कोई वैसा आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर दें, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो जब आप इन्वेस्ट करेंगे, आपका स्टेक इन्वॉल्व होगा, तो आप कहेंगे हाँ भाई कौन सा शेयर अच्छा चल रहा है, कौन सी कंपनी अच्छी चल रही है, एआई आने वाला है, मेटल में क्या हो रहा है। उससे कहीं ना कहीं आपके बच्चों का भविष्य भी तो जुड़ा हुआ है। एआई जिस तेजी से आ रहा है, तो आपको आप आंख बंद करके कबूतर के माफिक बैठ नहीं सकते हैं। बिल्ली तो आएगी, आंख खुली होगी तो आप फड़फड़ा के उड़ के कहीं सेफ जगह बैठ जाएंगे। आपने तब आंख बंद कर ली, इससे मैं कंफर्टेबल हूँ, नहीं, इससे ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो मुझे लगता है कि फीमेल के केस में बहुत जरूरी है ये जो हम लोगों ने 40+ वालों की बात की या 45+ वालों की बात की, उस पर तो बहुत अवेयरनेस की जरूरत है, उस पर बहुत सीरीज की जरूरत है, बातचीत होनी चाहिए। ये एक पहलू हुआ। अब नीचे वालों पे आ जाए, 25, 30, 35, ये जनरेशन स्मार्ट हो रही है, अवेयरनेस हो रही है। 2 वजह। एक वजह तो ये परसेंटेज वाइज वर्किंग ज़्यादा है, पढ़ लिख के आ रही है, MBA कर रही है, CA कर रही है, इंजीनियरिंग कर रही है, कॉर्पोरेट में जॉब कर रही है, तो इसके पास में एक्सपोजर ज़्यादा है। मेंटलिटी अभी भी कम है, लेकिन उतनी कम नहीं है जो इनकी मदर के पीरियड में होती है। कई तो बहुत एक्टिव हैं, जरूरत से ज़्यादा एक्टिव हैं, वो पूरा सब फ्यूचर ऑप्शन ये वो उतनी ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। लेकिन ये जनरेशन एक्टिव है, लेकिन पिछले जनरेशन के कंपैरिजन में अदरवाइज जितना होना चाहिए वो भी नहीं है। तो इसको भी और ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। वो जितने पैसे वर्क करके कमाती है, एक ठीक ठाक पैसे, क्योंकि अब सैलरीज भी अच्छी हैं, हस्बैंड की भी अच्छी है, वाइफ की भी अच्छी है। अब अगर वाइफ और हस्बैंड पिछली जनरेशन की तरह से उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, पिछले वाला तो इसलिए भी नहीं लेता था यार ज़्यादा पैसे ही नहीं थे, सब तो खर्च हो जाते हैं बच्चों को पालने में, अभी पैसे हैं। हाउ दे आर नो डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड जनरेशन, अभी पैसे आ रहे हैं तो उतनी ही बड़ी बड़ी EMI है। उसने पिछली जनरेशन ने भी प्लानिंग नहीं की थी, उसका तो काम चल गया था, उसकी पेंशन आती थी, उसके खर्चे कम थे। इस जनरेशन को तो कार की भी EMI है, फ्लैट की भी EMI है, और भी खर्चे। अब तो आप ट्रैवल करने जाइए, मतलब वो बैलेंस कर रहे हैं, जैसे इनफ्लो बढ़ा है तो आउटफ्लो भी बढ़ गया, तो वो हो गया इस जनरेशन। अगर प्लानिंग की अवेयरनेस हो तो आप सोचेंगे भाई ये पैसे आ रहे हैं, बट हो सकता हमेशा नहीं आए, कल को जॉब में प्रॉब्लम हो जाए, तो सबसे पहले अपनी
फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लो। राइट। फिर जो बचे उससे घूम घाम भी लेंगे, खर्च भी कर लेंगे। तो अब यहाँ पे भी वही सिचुएशन आती आ रही, अवेयरनेस तो है बट अवेयरनेस में भी दो पहलू हैं। मुझे अवेयरनेस है कि वॉक करनी चाहिए, मैं करता नहीं हूँ। मुझे अवेयरनेस तो है कि ऐसे नहीं खाऊं, ऐसे नहीं खाऊं, ये नहीं पीऊं, वो नहीं पीऊं, लेकिन मैं करता नहीं हूँ। तो इस जनरेशन को ये अवेयरनेस तो है लेकिन करते नहीं है। तो अगर आप इनकी बैलेंस शीट बना के देखिए, इनका प्रॉफिट एंड लॉस पर्सनल बनाइए, तो एक तरफ में सैलरीज खुब आ रही हैं और दूसरी तरफ में EMI बढ़ी हुई है, परफ्यूम का खर्चा बढ़ा हुआ है, ट्रैवल का खर्चा बढ़ा हुआ है, कार का बढ़ा हुआ है, कपड़ों का बढ़ा हुआ है। मतलब कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते हैं कि प्रॉपर एक बजट बना हो, कितना सेव करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, ये सब चीजें बनाते नहीं क्योंकि इनफ्लो काफी हो गया है। इतना पहले देखा भी नहीं था। ये जो इस तरह की सैलरीज हैं ये पहले नहीं देखी जाती थी जो अब मिल रही हैं। तो मुझे लगता है कि जनरेशन समझ ही नहीं पा रही कि इसका हम करें क्या। तो कहीं से कोई गाइडेंस भी नहीं है उनको। वे हम लोग के करिकुलम में तो कभी ये पढ़ाया नहीं जाता है ना, बाकी सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं पर ये नहीं बताया जाता है कि पैसे आपको कहाँ सेव करने हैं, कैसे इन्वेस्ट करने हैं। और उन्होंने पढ़ के आए, सैलरी ली और सैलरी एकदम से बड़ी बड़ी आने लगी। तो इस जनरेशन को समझ ही नहीं आता है कि हम करें क्या। वही प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो हुआ ये है कि सैलरी अच्छी आ रही है, पैसे अच्छे आ रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैं इंसिस्ट करता हूँ कि भाई आप अपना उसको बस सिंपल कर देते हैं, अपनी एक रिटायरमेंट प्लानिंग कर लो भाई, और फिर जो जो चीज़ें आपको चाहिए तब देखो। रिटायरमेंट के बाद आपको जो पैसे चाहिए और मोस्ट ऑफ देम आर विद द कॉर्पोरेट सेक्टर, कहीं से कोई पेंशन नहीं आएगी। अब तो गवर्नमेंट में भी डिफरेंट स्ट्रक्चर हो गया है, प्राइवेट वाले की तो बिल्कुल नहीं आएगी, कोई देने भी नहीं आएगा। आप भी 60 के हो चुके होगे तो कैसे आप क्या कर लोगे, ओवर टाइम, एक्स्ट्रा वर्क। ओवर टाइम तो खैर जॉब ही नहीं रहेगी तो ओवर टाइम क्या करोगे, एक्स्ट्रा वर्क या व्हाटएवर कंसल्टेंसी, ये पहले सोच लो। अब देखो कि रिटायरमेंट के बाद वाला खर्चा आपका कैसे चलेगा। वो आप जैसे ही एक प्लान बनाते हो और एक टारगेट फिक्स करते हो, राइट, आप घर से निकलो। आप जैसे हम लोग नोएडा में बैठे हुए हैं, हम घर से निकले और हमको पता नहीं हो कि हमको यहाँ से बेंगलोर जाना है कि बॉम्बे जाना है कि कानपुर जाना है, तो हम किधर जाएंगे, किसी डायरेक्शन में चले जाएंगे। कोई पूछे कहाँ जा रहे हैं, जा रहे हैं बेंगलोर जाना है। कैसे जाना है, जाना है अब स्टेशन तक पहुँच गए, हमारी रेलवे स्टेशन, तो आप ट्रेन पकड़ के जाओगे तो 3 दिन लगेंगे, फ्लाइट पकड़ोगे तो 3 घंटे या कम में पहुँच जाओगे, क्योंकि आपने कुछ प्लान ही नहीं किया जाना कहाँ है। जहाँ ट्रेन मिल जाएगी वहाँ बैठ के चले जाएंगे आप, या जहाँ की फ्लाइट मिलेगी वहाँ टिकट कटा लेंगे आप। ऐसा तो नहीं होता है। प्लानिंग में वही हो रहा है। Once you have decided after 20 years I need 5 crores of rupees, I need 10 crores of rupees, जैसे ही आप वो करेंगे वैसे ही आप स्मार्ट हो जाएंगे। यार पैसे तो है ही नहीं, 5 करोड़ चाहिए, ये कैसे होगा। राइट, आप प्लान करना शुरू कर दो। अभी उसकी बात नहीं हो रही है कि कितना इक्विटी में लगाएं, कितना डेट में लगाएं, कितना FD में लगाएं, नहीं वो सब सेकेंडरी है। पहले तो देखिए वहां पहुंचना है। फिर इक्विटी, डेट, PPF, पोस्ट ऑफिस, LIC, यूनिट लिंक प्लान, ये सब तो व्हीकल है। कार से जाओगे, ट्रेन से जाओगे, फ्लाइट से जाओगे, वो सब तो बात की बात है। पहले डिसाइड तो करो कहाँ पहुंचना है। अब वो डिसाइड हुआ नहीं। पिछली जनरेशन में उतने पैसे होते नहीं थे, इस जनरेशन में पैसे हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, भाई यंग है, 4, 5, 6 साल पुराना है, अब मान लिया इसको 15 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, 20 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, हस्बैंड को भी उतनी मिलती है, तो 30 से 40 लाख रुपए। भाई 30 से 40 लाख रुपए सुनने में बहुत लगती है, एक तो अच्छी तो है ही है। मैं ये डिस्काउंट नहीं कर रहा, नहीं कोई 10,000 रुपये वाला कैसा आपको 20 लाख की तनख्वाह भी अच्छी नहीं लग रही साल की, नहीं अच्छी लग रही है, हमको भी अच्छी लग रही है। लेकिन जैसे ही आपके घर में 30-35 लाख रुपए आ रहे हैं साल के, हस्बैंड वाइफ मिला के, अब आपके खर्चे भी वैसे ही बढ़ गए। वैसे ही गाड़ी, वैसे ही इंटीरियर, वैसे ही फ्लैट, वैसे ही सब कुछ जो है, और फिर EMI काटो तो फिर आप वहीं आ गए। आप तो वहीं गए जो आपके पिताजी रिटायरमेंट के वक्त मान लीजिए 2 लाख रुपए मिलते थे और आपको आज
महीने के 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, आप वहीं गए। ये परेशानी है। ये हस्बैंड के साथ परेशानी है, क्यों वो भी ध्यान नहीं दे रहा है। वाइफ के साथ परेशानी है, वो और कम ध्यान दे रही है। तो मेरा पॉइंट ये है कि वाइफ अगर इंटरेस्ट लेती है, लेडी अगर इंटरेस्ट लेती है, वो मैरिड नहीं भी है तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, सिंगल है, जब शादी होगी या नहीं होगी व्हाटएवर, तो उससे प्लानिंग कर पाएगी। प्लानिंग करने के बाद में सही व्हीकल या मिक्स ऑफ व्हीकल सेलेक्ट कर पाएगी। भाई मेरे को यहाँ से बेंगलोर जाना है, तो मैं घर से स्टेशन जाने के लिए कैब लूँगा या एयरपोर्ट जाने के लिए कैब लूँगा, फिर वहाँ से मैं फ़्लाइट लूँगा, फिर एयरपोर्ट उतर के वहाँ से कैब लूँगा या बस लूँगा, या वो कोई मुझे पिकअप करने आ जाएगा। वही यहाँ पे हो जाएगा। थोड़ा सा पैसा ज़्यादा बढ़ाना है, रिस्क कंपैरेटिवली कम लेना है, तो आपने कहा हम इक्विटी के इंडेक्स फंड में चले जाएंगे। अब मैंने कुछ पैसा तो चाहिए, जॉब चली जाए तो क्या होगा, तो उसको बैंक एफडी में रखेंगे या शॉर्ट टर्म डेट फंड में रखेंगे, 5-10% पैसा गोल्ड में रखेंगे, कुछ अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखेंगे, कल को कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाए। ये सब व्हीकल हैं और ये कॉम्बिनेशन है, किसी का किसी से डिबेट नहीं है, ये वर्सेस वो नहीं है। वो जैसे ही लेडी इंटरेस्ट लेने लगेगी तो उसका हस्बैंड अगर कम भी ले रहा है तो वो उसको गाइड कर पाएगा। बाकी सब चीज़ों में तो करती है ना, बच्चों की पढ़ाई में और सारी चीज़ों में। और पैसा तो सब में इन्वॉल्व है, बच्चों की पढ़ाई में इन्वॉल्व है, हायर एजुकेशन के लिए इन्वॉल्व है, घर के लिए इन्वॉल्व है। तो मुझे लगता है कि इस पर बड़ी सख्त ज़रूरत है, ध्यान देना चाहिए। तो इसका मतलब जो लेडीज़ हैं, अगर आप अभी इस एपिसोड में हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, कि उनका सबसे पहला स्टेप होगा, आज जो भी स्टेटस है उनका, सबसे पहले वो अपनी खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग कर लें। इसके लिए वो अपने हस्बैंड के साथ बैठें और समझें कि हमें फ्यूचर में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो सबसे पहला स्टेप शायद उनका खुद ही के लिए कि अपना खुद का होमवर्क कर लें और फिर किसी से कंसल्ट भी करें, क्योंकि हर पर्सन एक्सपर्ट नहीं होता है और एकदम से सारी नॉलेज भी नहीं होती है। तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? अब उससे देखिए, ऐसा कुछ तो उन्होंने अपनी स्टडी कर ली, कुछ उन्होंने कुछ बिजनेस चैनल देख लिए, कुछ यूट्यूब देख लिए, अब वो तो उनकी है। बट मुझे लगता है कि एक रिलायबल एक्सपर्ट, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो, वो या तो उनके सर्किल में होगा, कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, ये जो किसी से पूछेंगे, कोई एक रिलायबल एक्सपीरियंस एक्सपर्ट के साथ में जरूर बैठना चाहिए। वो जो डू इट योरसेल्फ वाली बात होती है, जो हम लोग सजेस्ट करते हैं, भाई मेडिकल में भी तो इसीलिए मना किया जाता है ना। आप जाते हैं मेडिकल स्टोर, कहते हैं फीवर है, दवा दे दीजिए। इंडिया में तो मिल भी जाती है, फॉरेन में तो मिल ही नहीं सकती है, इसीलिए यहाँ भी इस तरह से नहीं लेना चाहिए। तो आप समझ लीजिए, ताकि आप अपने डॉक्टर यानी कि जो आपका एक्सपर्ट है उससे भी आप इंटरेक्ट कर सकें, वो भी आपको कहीं मिसलीड नहीं कर दे, मिसगाइड नहीं कर दे। बट कोई एक आपको एक एक्सपीरियंस्ड रिलायबल एक्सपर्ट होना चाहिए, जिसके साथ आप बैठ के प्लान करें और उसकी सलाह के हिसाब से और अपनी स्टडी के हिसाब से आप अपने इन्वेस्टमेंट करें। उसमें भी स्टडी खुद की बहुत इम्पोर्टेंट है, तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको भी क्या मालूम कि जो आपको गाइड कर रहा है उसने आपको सही गाइड किया है। तो अपनी अगर खुद की स्टडी नहीं होगी तो आप समझ ही नहीं पाएंगे, आप जो भी बताया जाएगा उसको मान लेंगे। प्लस एक्सपर्ट भी जब आपको सलाह दे रहा है वो आप समझ लेता है आप कितने पानी में हैं। राइट। भाई देखिए, एक्सपर्ट है वो भी तो ह्यूमन बीइंग ही है ना, उसमें भी तो सारी अच्छाइयाँ और कमजोरियाँ सब वैसे ही हैं। तो जब उसको मालूम, वही तो सब जानते हैं, क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, तो एक्सपर्ट कैन नॉट टेक यू फॉर ए राइड। अदरवाइज तो क्या ना कि वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं गड़बड़ कर भी सकता है, नहीं भी कर सकते, लेकिन खुद मालूम होना तो बहुत जरूरी है। आपके फंड्स हैं खुद के और आपको ही ना मालूम हो तो ये तो नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस एपिसोड में काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली हैं कि इस जनरेशन को, जो कि यंग है, मतलब 30 से लेके 40-45 तक, और फिर 45 से जो अबव हैं,
दोनों को इस चीज़ की अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट है। आजकल की जनरेशन जल्दी समझ सकती, क्योंकि ऑनलाइन से वो काफ़ी उसका इंटरेक्शन होता ही है, तो वो कर सकती है। तो एफर्ट लेकिन दोनों को करने पड़ेंगे, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। सो विद दिस नोट हम लोग ये एपिसोड अब ख़त्म करते हैं। मुझे लगता है इससे आप सभी को हेल्प मिलेगी, और इसके लिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके रिव्यूज़ क्या हैं, या आपका कोई क्वेश्चन है तो हमको बताइए, तो हम लोग आपकी ज़रूर हेल्प करना चाहेंगे इस मामले में। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।